नमस्कार मित्रों, आज हमारा चौथा वीडियो। इससे पहले तीसरा जो वीडियो था वो विशेषण के ऊपर था, भाग 1, और भाग दूसरा विशेषण का आज है। और आज विशेष बिंदु लाया हूं आपके लिए, जो है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आरएस की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, एक मुख्य परीक्षा जो आरएस की होती है उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। और सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो उसी शैली में तैयार किए गए हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, अभी ऐसा समय चल रहा है जब हमें समय गुजारना थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है। तो एक किसी कवि ने कहा था कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। दोस्तों, काम ही सच्चाई है। फोन चलाना, टिकटॉक चलाना, इनमें सच्चाई नहीं है। मनोरंजन कर सकते हो आप, मना नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन वास्तविक काम है। जब तक हम काम को नहीं देखेंगे, इस सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक हम सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो मित्रों, काम कीजिए, और हमारा सबसे पहला जो काम है वो है हमारी शिक्षा। अच्छा ज्ञान प्राप्त करना हमें, और वो हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नई जानकारी प्राप्त करते हैं, नए विषय पर बात करते हैं। वो है हमारा चौथा वीडियो और विशेषण भाग 2। मिलते, देखिए ये मित्रों करियर पॉइंट राजसमंद की तरफ से हो रहा है। और आज हम बात करेंगे आरएस में कैसा पेपर आता है, आरएस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर विशेष रूप से हम बात करेंगे। हाँ, हमने एलडीसी पे, पीएसआई पे, पटवार पे, रीट पे बात की है, लेकिन आरएस में कैसा पेपर आता है उस पर आज हम बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। इससे पहले जो विशेषण के सारे प्रकार थे उस पर हमने बात कर ली, और हमें ऐसा लगा कि विशेषण पूरे हो चुके हैं। मित्रों, वास्तविक जो चीज है मेरी, वो ये है कि मैं सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं हूं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम हिंदी की जो मूल चीजें हैं, व्याकरण की जो मूल चीजें हैं, उनको जाने, हम हमारे अंदर समाहित करें व्याकरण को। ऐसा नहीं कि हम ऊपरी तरीके से जान ले, सिर्फ परीक्षा के माध्यम से, सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से नहीं। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमें हिंदी की बारीकियों का पता होना चाहिए। ये बारीकियां ही हमें विशेषज्ञ के रूप में पहचान दिलाती है, या थोड़ा सा अच्छा बनाती है। तो मिलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सार्वनामिक विशेषण व सर्वनाम में अंतर बताओ। मित्रों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर ये प्रश्न आ गया। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आरएस में जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आपके पास पेपर आया होगा, उसमें नीचे लिखा था मैंने, उत्तर जो है वो लिखित में देने हैं। काफी लोगों ने भेजे भी हैं उत्तर मेरे पास, तो लिखित में देना पड़ता है वहां पर उत्तर आपको। तो इसका उत्तर भी आपको वहां पे लिखित में देना पड़ेगा। तो देखिए, हम समझते हैं क्या है सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, ऐसा कोई सर्वनाम शब्द है जो क्या कर रहा है, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे सर्वनाम न रह करके सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब उसे सार्वनामिक नाम क्यों दिया, क्योंकि मूल में वो शब्द सर्वनाम है, और अगर विशेषण का कार्य कर रहा है तो सार्वनामिक विशेषण नाम हमने दे दिया। जैसे कि देखिए, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं यहां पर, मैंने लिखा कि यह पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है। अब मित्रों दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। देखिए मित्रों, ये रही हमारी संज्ञा, ये रही हमारी संज्ञा। अगर संज्ञा से तुरंत पहले कोई सर्वनाम आता है तो वो विशेषण का कार्य करता है, और वो बन जाता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो हम क्या समझे कि संज्ञा से पहले अगर कोई विशेषण आ रहा है तो उसकी विशेषता का कार्य कर रहा है, और वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो मित्रों, यह पुस्तक में, यह तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। और सर्वनाम क्या हो गया, देखिए यहां पे, यह जो है ये क्या हो गया, ये यहाँ पे सर्वनाम हो गया, और ये मेरा जो है तो सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे संबंध कारक का काम कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, विशेषण और विशेष्य में अंतर बताओ। मित्रों, विशेषण संबंधी बातें हमने कर ली, लेकिन मुख्य रूप से जो वास्तविक आधार है वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए, विशेषण तो हमें पता चल गया कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या है, विशेषण। अब विशेष्य किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। एक वाक्य लिखा, जैसे कि मैंने यहां पे, देखिएगा मित्रों, नीचे लिख रहा हूं मैंने लिखा कि प्रवीण सुंदर है। इस वाक्य में देखिए,
सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है। अब सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर कौन है, आप होंगे मना नहीं है, लेकिन सुंदर कौन है, प्रवीण सुंदर है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, प्रवीण की विशेषता बताई जा रही है। तो प्रवीण क्या हो गया मित्रों, ये हो गया हमारा विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है। जैसे कि मैंने कहा सुंदर पुस्तक, अच्छी पुस्तक, तो पुस्तक तो हो गई हमारा विशेष्य और अच्छी हो गई विशेषण। अब देखिए वैसे जैसे मैंने कहा छत, पंखा, तो मैंने कहा अच्छी छत, अच्छा पंखा, तो विशेष्य क्या हो गया, जो संज्ञा है वो तो है विशेष्य, और ये हो गया हमारा विशेषण। देखिए पुस्तक अच्छी है, पुस्तक हो गया हमारा विशेष्य और अच्छी क्या हो गया, विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो हमारा विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रवीण हो गया विशेष्य और सुंदर हो गया विशेषण। चलिए अगले पे बात करते हैं, उद्देश्य व विधेय विशेषण क्या है। विशेष रूप से एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखना इस बात का कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो देखिए विशेषण तो हमें पता चल गया, अब आपको पता होगा उद्देश्य और विधेय ये हमारे वाक्य के अंग हैं, दो भाग है, दो अंग है वाक्य के, जिसमें उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को कहते हैं उद्देश्य, और कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है यानी कि कर्म, क्रिया और जो पूरक शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, विधेय में आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ता है वो तो है उद्देश्य, और कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वो है विधेय। तो अब विशेषण में क्या है, कौन सा विशेषण उद्देश्य विशेषण होगा और कौन सा विशेषण विधेय विशेषण होगा। मित्रों सीधा सीधा समझना है, उद्देश्य किसे कहा हमने, कर्ता को। देखिए वाक्य लिखा है कि प्रवीण सुंदर है, क्या लिखा मैंने, प्रवीण सुंदर है। तो अब देखिए मैंने इस वाक्य को ऐसे लिख दिया कि दो वाक्य लिख रहा हूं मित्रों, प्रवीण ईमानदार है, क्या लिख दिया मैंने, प्रवीण ईमानदार है। अब एक दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, ईमानदार प्रवीण, क्या लिख रहा हूं मित्रों, ईमानदार प्रवीण पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। तो देखिए हमारा कर्ता क्या है, उद्देश्य और विधेय विशेषण के बारे में जब भी बात की जाए आपसे तो सबसे पहले आप वाक्य में कर्ता को देखिए। तो यहां पे देखिए प्रवीण है, ये संज्ञा आ गई, इस संज्ञा से अगर पहले, इस संज्ञा से अगर पहले कोई विशेषण आता है तो वो विशेषण कौन सा होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। कौन सा होगा मित्रों, उद्देश्य विशेषण। तो यहां पे देखिए ईमानदार प्रवीण, ये प्रवीण हमारी संज्ञा आ गई और इससे पहले ईमानदार आ गया, तो ये तो हो गया उद्देश्य विशेषण। और इस संज्ञा के बाद में अगर आता है, जैसे कि ये देखिए प्रवीण ईमानदार है, तो ये विशेषण कब आया, संज्ञा के बाद में आया। तो संज्ञा के बाद में जब विशेषण आएगा तो वो हो जाएगा विधेय विशेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि वाक्य दे दिया हमें कि प्रवीण सुंदर है, इसमें सुंदर बताइए उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण। तो मित्रों ये क्या होगा, ये संज्ञा के बाद में आया है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्रिया के पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है मित्रों, क्रिया के पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। इसी के माध्यम से हमारी आगे क्रियाएं पढ़ेंगे हम, उसमें क्रिया के दो भाग होते हैं, अपूर्ण क्रिया और पूर्ण क्रिया। तो उसमें ये पूरक शब्द जो होते हैं वो अपूर्ण क्रिया को पूरी करते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया विधेय विशेषण। और अगर मैं ऐसा लिख देता कि सुंदर प्रवीण, तो प्रवीण से पहले सुंदर आ गया तो वो हो जाता उद्देश्य विशेषण। चलिए अगली बात करते हैं। चौथा प्रश्न मित्रों पूछा है, किसी साथी ने भी पूछा है ये प्रश्न कि संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर लिखो। मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था, फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संख्यावाचक क्या होता है, जो संख्या का बोध करवाएगा, वाचक मतलब बताने वाला, बोध कराने वाला। और परिमाणवाचक क्या होगा मित्रों, परिमाण के बारे में, परिमाण यानी नाप तोल मात्रा के बारे में बताएगा, तो वो तो हो गया परिमाण। और संख्या के बारे में बताएगा, वो होगा संख्यावाचक। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी संज्ञा है, अगर वो संज्ञा गणना योग्य है, गणीय संज्ञा है, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, और उसके आगे अगर कोई संख्या आ रही है, क्या हुआ मित्रों, अगर कोई संज्ञा को हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं संज्ञा की, तो उसके आगे अगर कोई संख्या आ जाए तो वो विशेषण क्या होगा,
संख्यावाचक विशेषण होगा। और अगर किसी संज्ञा को हम गणना नहीं कर सकते, उसे नापना पड़ेगा या तोलना पड़ेगा, उससे पहले अगर संख्या आ जाती है तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक। उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि 2 ट्रक। क्या लिखा मित्रों? मैंने लिखा 2 ट्रक खड़े हैं। अब देखिए इसका भाव क्या निकल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक हमारे सामने संज्ञा है, ये रही ट्रक। इस ट्रक की क्या कर सकते हैं, हम गिनती कर सकते हैं। कितनी ट्रक है? 2। तो ये यहां पे 2 क्या हो गया मित्रों? ये हो गया संख्यावाचक। क्या हो गया मित्रों? संख्यावाचक। अब देखिए इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने लिख दिया 2 किलो, क्या लिख दिया मित्रों? 2 किलो सेब। क्या लिख दिया मित्रों? 2 किलो सेब। सेब होता है, ये सेव नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 किलो सेब। अब देखिए ये 2 है संख्या, लेकिन यहां पे क्या आ गया मित्रों? किलो आ गया। तो अगर मात्रा सूचक शब्दों के लिए जो इनके ये मात्रा सूचक शब्द हैं ये आ जाते हैं और या परिमाण की बात चलती है तो वहां पे परिमाणवाचक हो जाएगा। ये देखिए ये गिना नहीं जा सकता, इसको तोला जा सकता है। हाँ, अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिख देता कि मुझे 2 सेब दो, हालांकि वर्तमान में मिलनी मुश्किल है, तो 2 सेब क्या हो गई? संख्यावाचक। और 2 किलो सेब परिमाणवाचक। वापस बता रहा हूं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अगर गणीय संज्ञा है उसके साथ में कोई विशेषण आ रहा है तो वो तो होगा संख्यावाचक, और अगर गणीय नहीं है, उसको तोलना पड़ेगा या नापना पड़ेगा, तो उसके साथ में कोई विशेषण आ रहा तो हो जाएगा परिमाण। जैसे कि मैंने कहा 2 ट्रक, तो हो जाएगा संख्यावाचक। और मैंने कह दिया 2 ट्रक बजरी, 4 ट्रक भूसा, तो वहां पे देखिए 4 ट्रक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भूसे की बात कर रहा हूं। भूसे की मात्रा है कितना भूसा? 4 ट्रक या 4 टन, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम। अगला है कि विशेषण की तीनों अवस्थाओं को समझो। मित्रों हर चीज की अवस्था होती है, विज्ञान में जाओगे वहां पे भी आपको ठोस द्रव गैस मिलेगा, और हमारे यहाँ पे विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? सबसे पहले देखिए मूल अवस्था, दूसरी कौन सी है? उत्तरावस्था, और तीसरी कौन सी है? उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या होगी मित्रों? जब विशेषण अपने मूल में रहता है, सामान्य जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सामान्य, मूल अवस्था हो जाएगी। तो पहली बात तो मित्रों अवस्थाएं कितनी है? 3 अवस्थाएं। कितनी है मित्रों? 3 अवस्थाएं। देखिए लिख रहा हूं मैं यहां पे। पहली कौन सी है? मूलावस्था। दूसरी कौन सी है? उत्तरावस्था। और तीसरी कौन सी है? उत्तमावस्था। ये 3 स्थितियां होती है मित्रों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अब इसमें देखिए मूल अवस्था में तो विशेषण अपने मूल में रहेगा, जैसे कि ये वाक्य लिखा मैंने, प्रवीण ईमानदार है, प्रवीण ईमानदार, प्रवीण पढ़ा रहा है, या प्रवीण सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हो गया? ये मूल अवस्था है। यहाँ पे इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवीण सुंदर है, वाक्य में विशेषण की अवस्था बताओ, तो हम क्या बताएंगे? ये मूल अवस्था है। क्या है मित्रों? मूल अवस्था। अगली बात करते हैं कि उत्तरावस्था क्या होती है। उत्तरावस्था में क्या होता है मित्रों? जब 2 वस्तुओं या 2 संज्ञाओं की आपस में तुलना की जाती है। क्या की जाती है मित्रों? तुलना की जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रवीण मगन से सुंदर है। क्या कहा मित्रों? प्रवीण मगन से सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक ये संज्ञा है, एक ये संज्ञा है, तो इसमें तुलना की है, तो क्या हो गया? जब तुलना करेंगे तो वहां पे क्या होगा? 2 वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही है, 2 संज्ञाओं के बीच में अगर तुलना हो रही है तो वहां पे उत्तरावस्था होती है। क्या होती है मित्रों? उत्तरावस्था। जैसे कि मैंने कहा कि इस घर से वो घर बड़ा है, या मैंने कहा कि मेरे घर से तेरा घर बड़ा है, या मेरे से तुम सुंदर हो। है नहीं ऐसा, हालांकि सुंदर तो आपको पता ही है कौन है। तो ये तो हो गई उत्तरावस्था, जब 2 संज्ञाओं में तुलना होती है। तीसरी है उत्तमावस्था, जब बहुत सारी संज्ञाओं के साथ में किसी एक की तुलना की जाती है और उसको कम या ज्यादा बताया जाता है। क्या होगा मित्रों? बहुत सारी संज्ञाओं के साथ में किसी एक संज्ञा की तुलना की जाएगी और उसे या तो सबसे ज्यादा बेस्ट बताया जाएगा, सबसे ज्यादा अच्छा बताया जाएगा, या सबसे ज्यादा बुरा बताया जाएगा। दोनों स्थितियां हो सकती है, अच्छा भी बताया जा सकता है और बुरा भी बताया जा सकता है। तो वहां पे कौन सी स्थिति होगी? उत्तमावस्था। जैसे कि मैंने कहा पहला वाक्य तो था कि प्रवीण मगन से सुंदर है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ? प्रवीण और मगन के बारे में, 2 के बारे में तुलना हो रही है, तो ये तो होगी उत्तरावस्था। अब मैंने कहा, क्या कहा? प्रवीण सबसे सुंदर है, प्रवीण सबसे सुंदर है,
तो ये क्या हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ में तुलना करके जो वास्तविक स्थिति है वो हमने बता दी कि प्रवीण वास्तव में सबसे सुंदर है। तो ये क्या हो गई, उत्तमावस्था। क्या हो गई मित्रों, उत्तमावस्था। देखिए संस्कृत में क्या है हमारे, जब उत्तरावस्था को प्रदर्शित करना होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, तर लगाते हैं। क्या लगाते हैं मित्रों, तर। जैसे कि अधिकतर, उच्चतर, और उत्तम अवस्था में क्या करते हैं मित्रों, तम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तम। जैसे कि मैंने कहा अधिकतम, उच्चतम, सुंदरतम, श्रेष्ठतम। तो ये क्या हो गया, तम तो लगेगी उत्तमावस्था में और तर लगेगी उत्तरावस्था में। हमारे हिंदी में क्या होता है, यहां पे तो लगाएंगे उत्तरावस्था में तो लगाएंगे से अधिक। क्या लगाएंगे मित्रों, से अधिक, या की तुलना में, है ना, के बनिस्पत। तो मैंने कह दिया कि राम से अधिक श्याम सुंदर है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, से अधिक। किसके लिए, उत्तरावस्था के लिए। उत्तम अवस्था के लिए हिंदी में क्या लगाते हैं, सबसे। क्या लगाते हैं मित्रों, सबसे। मैंने कहा प्रवीण सबसे सुंदर है, तो सबसे तो लगेगा हिंदी में, और तर और तम लगेगा संस्कृत में। तो ये हमारी तीनों अवस्थाएं हो गई मित्रों। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि संज्ञा की भूमिका में विशेषण समझाओ। बड़ा अटपटा सा प्रश्न है कि संज्ञा की भूमिका में विशेषण समझाओ। इस पंक्ति को समझाना मित्रों, कई बार क्या होता है, होता तो विशेषण है वो मूल में, लेकिन वो कार्य किसका करने लग जाता है, संज्ञा का कार्य करने लग जाता है। किसका मित्रों, संज्ञा का कार्य करने लग जाता है। जैसे कि देखिए एक वाक्य लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आप समझिएगा। देखिए मैंने लिखा कि गरीब लोगों ने अमीरों की मदद की। क्या लिखा मित्रों मैंने, प्रकृति से थोड़ा विरुद्ध है, हालांकि ऐसा आप सुनते नहीं हो, पहली बार सुन रहे हो। गरीब लोगों ने अमीरों की मदद की। अब यहाँ पे देखिए किसने मदद की, लोगों ने मदद की। अब यहाँ पे विशेषण क्या है हमारा, गरीब। क्या है मित्रों, वर्तमान में आपको पता हो तो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अन्न, अनाज, और वो किसके पास है, गरीबों के पास है। पैसों से कुछ नहीं होता, अनाज, रोटी खानी पड़ती है तब पेट भरता है, और ये सहायता सिर्फ और सिर्फ गरीबों ने की है। किसकी, अमीरों की, जिनके पास धन नहीं था। तो देखिए यहाँ पे क्या था, लोगों ने मदद की। अब लोगों तो हो गई हमारी संज्ञा, ठीक है। अब ये गरीब क्या हो गया, ये हमारा विशेषण है। तो क्या हो गया, ये हमारा विशेषण है। अब इस वाक्य को मैं ऐसे लिख देता हूं कि गरीबों ने मदद की। क्या लिखा मैंने, गरीबों ने अमीरों की मदद की। तो यहाँ पे जो गरीबों शब्द है, क्या है मित्रों, गरीबों। यहाँ पे क्या हो गया, लोगों को लुप्त कर दिया हमने और इसमें शामिल कर दिया। गरीब लोगों ने अमीरों की मदद की। यहाँ पे तो गरीब क्या था, विशेषण था। क्या था मित्रों, विशेषण। लेकिन यहाँ पे अब इस वाक्य को अगर ऐसे लिखें कि गरीबों ने अमीरों की मदद की, तो यहाँ पे ये गरीबों विशेषण न रह करके क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है मित्रों, संज्ञा बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे लोगों ने पाठ पढ़ा। क्या पढ़ा, बच्चे। क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे लोगों ने पाठ पढ़ा, तो बच्चे लोगों ने, तो लोगों तो हो गया, लेकिन बच्चे वहां पे क्या है, विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब मैंने कहा बच्चों ने पाठ पढ़ा, अब मैंने कहा बड़े लोगों का आशीर्वाद लो, अब मैंने कहा बड़ों का आशीर्वाद लो। तो वहां पे जो बड़ों है वो विशेषण न रह करके क्या बन जाता है मित्रों, संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। बड़े लोगों, वहां पे तो बड़े विशेषण था, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लो, छोटों को फल दो। यहाँ पे ये बड़े, छोटे, गरीबों, ये सब क्या हो गए, ये संज्ञा की भूमिका में आ गए। थे तो विशेषण, लेकिन बन क्या गए, संज्ञा बन गई, जैसे हमारा सार्वनामिक बना था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में विशेषण का अंतर स्पष्ट करो। ये मैंने आपको बता ही दिया कल भी कि भाववाचक संज्ञा क्या है मित्रों, किसी भी शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ में जोड़िए, अगर वो जुड़ जाता है तो वो विशेषण है। कौन सा विशेषण होगा, निश्चित तौर पे गुणवाचक। इनमें दो में ही अंतर है, संख्यावाचक में तो होगा नहीं। तो वो तो विशेषण हो जाएगा, और नहीं जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा हूं, देखिए मित्रों मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा हूं। मैंने लिखा सुंदर
दृश्य। क्या लिखा मैंने? सुंदर दृश्य। अब देखिए सुंदर किसके साथ में जुड़ गया? दृश्य के साथ में जुड़ गया। अब देखिए मैं लिख रहा हूं सुंदरता। क्या लिख रहा हूं मित्रों? सुंदरता। क्या ये वाक्य के साथ में, शब्द के साथ में जुड़ेगा? ये शब्द सुंदरता दृश्य होगा क्या? या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे सौंदर्य। क्या लिख दिया मित्रों? सौंदर्य। ये यहाँ पे क्या हुआ आपने देखा होगा, सुंदर शब्द था उसमें ये प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? ऊ का औ बन जाता है। ये एक प्रत्यय में हम पढ़ेंगे, प्रत्यय का ये एक नियम होता है। तो देखिए सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही क्या है? इसके साथ में नहीं जुड़ रही है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। क्या है मित्रों? भाववाचक संज्ञा। और सुंदर क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया। उसी प्रकार से कोई भी शब्द उठा लो, जैसे कि मैंने कहा अच्छा आदमी, तो अच्छा तो हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण, और मैंने कहा अच्छा ही, तो अच्छा ही आदमी नहीं जुड़ेगा तो अच्छा ही हो गई भाववाचक संज्ञा। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। देखिए अगला आखिरी प्रश्न है हमारा कि प्रविशेषण व विशेषण में अंतर स्पष्ट करना। विशेषण हम समझ गए, क्या हो गया? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कौन सा है? वो है विशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या होता है मित्रों? जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? प्रविशेषण। एक वाक्य लिखता हूं मैं, देखिए यहां पे मैंने कहा कि सुंदर दृश्य, या मैंने कहा कि आज मौसम अच्छा है। क्या कहा मित्रों? मैंने कहा मौसम अच्छा है। अब अच्छा क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया। अब मैंने कहा आज मौसम बहुत अच्छा है। क्या बोला मैं? बहुत अच्छा है। तो बहुत क्या हो गया? अच्छा की भी विशेषता बता रहा है। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छा की भी किसने विशेषता बता दी? बहुत शब्द ने। तो वो बहुत क्या हो गया मित्रों? ये हो गया प्रविशेषण। वाक्य लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा कि तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। तो अब देखिए मित्रों यहाँ पे अच्छे जो शब्द है वो हमारा विशेषण है, तुम अच्छे हो। देखिए लेकिन कितने अच्छे हो? बहुत अच्छे हो। ये बहुत क्या कर रहा है यहाँ पे? इस अच्छे की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं मित्रों? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रविशेषण। उम्मीद करता हूं कि विशेषण से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या थी, कोई भी संदेह था, वो आपका दूर हो गया होगा। अब फिर भी अगर कोई समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निश्चित तौर पे संतुष्टिपूर्ण उत्तर उसका दूंगा। आगे देखिए कुछ प्रश्न आए हुए हैं हमारे, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिएगा। एक मित्रों आपको पता हो तो विशेष रूप से पीएसआई में, आरएस में और सेकंड ग्रेड में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित। तो वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उनका हिंदी अर्थ लिखना होता है हमें, और निश्चित तौर पर हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ आया है हमारे सामने, किसी ने पूछा है कि इनका अर्थ बताइए सर। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप भी लिख लीजिए। एक नाम है रजिस्टर, क्या है मित्रों? रजिस्टर। एक है रजिस्ट्री, क्या है मित्रों? रजिस्टर, रजिस्ट्री, और एक तीसरा शब्द है रजिस्ट्रेशन। क्या है मित्रों? रजिस्टर, रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन, ये तीन शब्द पूछे गए हैं। देखिए रजिस्टर का मतलब क्या होता है मित्रों? पंजीबद्ध करना। क्या होता है मित्रों? पंजीबद्ध, दिख रहा होगा आपको, पंजीबद्ध करना। क्या होता है मित्रों? पंजीबद्ध करना। क्या होता है? पंजीबद्ध करना। रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है मित्रों? रजिस्ट्री का मतलब होता है पंजीयन। क्या होता है? पंजीयन। और रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। क्या होता है मित्रों? पंजीकरण। देखिए तीनों अलग अलग शब्द हैं। रजिस्टर जो आमतौर पर हम शब्द उपयोग में लेते हैं लेकिन अर्थ हमें पता नहीं है, उसका मतलब होता है पंजीबद्ध करना, किसी को उसमें समाहित कर देना। और रजिस्ट्री पंजीयन कर लेना, और रजिस्ट्रेशन पंजीकरण। तो ये तीनों शब्द देखिए काफी मिलते जुलते हैं, इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, पारिभाषिक शब्दावली है। कुछ और
प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न आया है कि निरीक्षण और परीक्षण में अंतर बताओ क्या है। निरीक्षण और परीक्षण, इनके साथ में दो शब्द और लिख रहा हूं मैं। देखिए निरीक्षक और परीक्षक। देखिए मित्रों एक शब्द है निरीक्षण परीक्षण, निरीक्षक और परीक्षक। पहले हम जानते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। देखिए इसमें निर उपसर्ग है, क्या है मित्रों, निर उपसर्ग है और शब्द क्या है, ईक्षण। देखिए इसमें क्या है, परि उपसर्ग है और शब्द क्या है, ईक्षण। इसमें क्या है, वही निर उपसर्ग है और शब्द क्या है, ईक्षक। क्या है मित्रों, ईक्षक। इसमें क्या है, परि हमारा उपसर्ग है और शब्द क्या है, ईक्षक। अब देखिए यहां दोनों पर तो क्या हो रही है, इन दोनों में तो हमारी दीर्घ संधि हो रही है। देखिए परि प्लस ईक्षण परीक्षण, परि प्लस ईक्षक परीक्षक। और यहाँ पे देखिए संयोग हो रहा है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, इसके साथ में शब्द जुड़ रहा है। ईक्षण का मतलब होता है मित्रों देखना, क्या होता है, देखना। और ईक्षक का मतलब होता है देखने वाला, क्या होता है मित्रों, देखने वाला। तो देखिए निर मना का भी अर्थ देता है, बिना का भी अर्थ देता है और विशेष का भी अर्थ देता है। तो निरीक्षण क्या हो गया, विशेष रूप से देखना, वो तो हो गया निरीक्षण। और परि अर्थ देता है चारों ओर का, सब ओर से, तो सब ओर से देखना हो गया परीक्षण। अब देखिए निरीक्षक निरीक्षण करने वाला, परीक्षक परीक्षण करने वाला। एक मित्रों इसमें आगे प्रश्न आया है कि टीटी एक शब्द होता है हमारे, हम बोलते हैं जो हमारा टिकट काटने के लिए आता है, टीटी। इसका मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं। देखिए ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, है ना। यात्रा टिकट परीक्षक होता है वो टीटी कहलाता है, जो हमारे आता है। तो उसमें जो मूल शब्द है वो पीछे आया हुआ है, क्या, कि यात्रा टिकट परीक्षक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस परीक्षक का क्या अर्थ होगा, सब ओर से देखने वाला होगा क्या। तो मित्रों मैं बता देता हूं आपको, निरीक्षण परीक्षण निरीक्षक परीक्षक ये सब तकनीकी शब्द है और विशेष अर्थ के लिए ही बनाए गए हैं, इनको नए तरीके से बनाया गया है। तो देखिए निरीक्षण का मतलब होता है कि जो किसी कार्य को, व्यवस्था को देखता है, क्या करता है मित्रों, किसी व्यवस्था को देखता है, वो तो होता है निरीक्षक। व्यवस्था को देखना हो गया निरीक्षण। और किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करता है, क्या करता है मित्रों, किसी वस्तु की गुणवत्ता की जो जांच करता है वो होता है परीक्षक। अर्थात क्या मतलब हो गया, किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, वो क्या है, परीक्षण। एक वाक्य और भी आया था, जैसे कि बोला कि हमने एटम का परीक्षण कर लिया, तो वहां पे हमने क्या किया, एक वस्तु की गुणवत्ता की जांच की है। क्या की है मित्रों, वस्तु की गुणवत्ता की जांच की है। तो वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना वो तो है परीक्षण, करने वाला हो गया परीक्षक। और किसी व्यवस्था की देखभाल करते हो आप, व्यवस्था की जांच करते हो आप, तो वहां पे क्या हो जाएगा, निरीक्षण। जैसे कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, तो वहां पे साइट पे कोई जाके निरीक्षण करता है, तो वो क्या करेगा, वो वस्तु की गुणवत्ता की जांच नहीं करेगा मित्रों। ये नहीं देखेगा कोलतार कितना है, वहां पे कंकरी कितनी है, वो व्यवस्था की जांच करेगा। वो तो हो गया निरीक्षक या निरीक्षण, व्यवस्था की जांच करना। और किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना वो हो गया परीक्षण, और करने वाला परीक्षक। तो मित्रों मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए मित्रों एक और बात है कि ये जो चारों शब्द हैं, इनमें से देखिए ये निरीक्षक और परीक्षक ये क्या है, हमारे समानार्थी शब्द हैं और विशेष रूप से आरएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन पर भी हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको आज का वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। विश्लेषण का जो बिंदु है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए, मैं उसका यथासंभव उत्तर दूंगा। अब देखिए मित्रों कई सारी समस्या आ रही थी, बार बार कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमें प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए देखिए काफी सोच विचार के एक मैंने नया विकल्प ढूंढा है कि ये देखिए, ये जो आपका है 5वां भाग है, हिंदी व्याकरण भाग 5 है, क्रिया जो अगला हमारा प्रश्न पत्र होगा। ये देखिए हमारे प्रश्न पत्र हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और आप इसका हल ढूंढिएगा और उत्तर दीजिएगा। नमस्कार मित्रों।